आवाज किसी धारदार छुरी की तरह थी। कश्मीर की बर्फीली वादियों में उस रात की सर्द हवा को एक ही पल में चीर देने वाली उतनी ही ठंडी और पैनी यह आवाज उस औरत की थी जो नियंत्रण रेखा लॉक के पार दुश्मन के इलाके की ओर पीट करके खड़ी थी। धुंधली चांदनी में उसका अक्स साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा रोब था मानो वह पूरी हिमालयन वाइपर्स डिवीजन को हुक्म दे रही हो। कौन हो तुम? हिले तो गोली मार दूंगा, जल्दी अपनी पहचान बताओ। सिपाही विक्रम सिंह की आवाज डर के मारे कांप रही थी। उसने अपनी इंसास राइफल कसकर पकड़ रखी थी। उसके बगल में खड़ा नायक राजेश कुमार गुस्से में कुछ बड़बड़ाया। अपनी नौकरी के आखिरी 2 महीने गिन रहे राजेश के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बेतुका पल था। एक आम नागरिक, वह भी एक जवान औरत, इस तरह घुस आई थी। वह यहां तक पहुंची कैसे? यह तो एक सवाल था ही, पर उसमें इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा था? जब तक पहचान की पुष्टि नहीं हो जाती, एक कदम भी मत हिलना। अगर हमारी चेतावनी नहीं मानी तो हम गोली चला देंगे। नायक राजेश ने अपनी तरफ से नियमों के मुताबिक चिल्लाकर कहा, लेकिन उस औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, गोली चलाओगे? तुम लोगों ने अपनी राइफल लोड भी की है या बस यूं ही बोल रहे हो? तुम्हारा तो सेफ्टी कैच भी सेफ्ट पर लगा हुआ है। क्या क्या बक रही हो? दोनों सिपाहियों के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। औरत की बात सही थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई नौबत आएगी, इसलिए रात की ड्यूटी पर आने के बाद कभी सेफ्टी कैच को बस्ट मोड पर नहीं डाला था। बस एक आलस था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या सच में कोई घुसपैठिया आ जाएगा? इसी लापरवाही का फायदा उस अनजान औरत ने उठाया था। अगर यहां गोली की आवाज होती है तो सबसे पहले पहुंचने वाली क्विक रिएक्शन टीम QRT इस वक्त क्या कर रही होगी? गर्म बैरक में टीवी देख रही होगी या चाय पकौड़े खा रही होगी? औरत की आवाज में तिरस्कार और मजाक भरा था। सिपाही विक्रम को अब डर लगने लगा था। यह औरत कोई आम इंसान नहीं है। हो सकता है कि यह सरहद पार से आई कोई स्पेशल एजेंट हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। चेतावनी, पहचान और फिर गोली। ड्यूटी के सारे नियम उसके दिमाग में घालमेल हो गए थे। वहीं रुकी रहो, सच में गोली मार दूंगा। चलाओ, चलाकर दिखाओ। चलो शर्त लगाते हैं, तुम्हारे ट्रिगर दबाने से पहले मेरे हाथ का यह पत्थर तुम्हारे माथे पर लगेगा या तुम्हारी बंदूक से पहले गोली निकलेगी। औरत ने बड़ी नॉनचलांस से नीचे से एक पत्थर उठाया और अपने हाथ में घुमाने लगी। उसकी इस बेफिक्री ने नायक राजेश और सिपाही विक्रम को पूरी तरह से डरा दिया था। यह एक असली खतरे की स्थिति थी, कोई ट्रेनिंग नहीं। लेकिन उनके शरीर हिल नहीं रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। वे बस उस औरत से निकल रही खौफनाक आभा के नीचे दबे हुए थे। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लानत है तुम पर। भारत की सबसे खतरनाक सरहद की रखवाली करने वालों का यह हाल है, औरत ने जमीन पर पत्थर फेंकते हुए कहा। फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और बाड़ के नीचे बने एक छोटे से छेद से उनकी चौकी की तरफ फेंक दिया। धातु की कोई चीज जमीन पर गिरी। इसे देखो और अपने सबसे बड़े अफसर को रिपोर्ट करो। तुम्हें 15 मिनट देता हूं, मैं यहीं इंतजार करूंगी। इस यूनिट के सबसे ऊंचे ओहदे वाले को लेकर आओ। दोनों सिपाहियों ने लगभग बेहोशी की हालत में वह चीज उठाई। टॉर्च की रोशनी में एक पहचान पत्र दिखा जिस पर एक सुनहरा अशोक स्तंभ और 2 सितारे चमक रहे थे। मेजर जनरल अंजलि राठौर, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग गॉक 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन। नायक राजेश की आंखें इतनी फैल गईं जितनी जिंदगी में कभी नहीं फैली थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। पहचान पत्र लगभग गिर ही गया था। डिवीजन कमांडर, हमारी गॉक, वही सबसे कम उम्र की महिला डिवीजन कमांडर जिनके बारे में खबरों में इतना कुछ कहा गया था। लेकिन वह आम कपड़ों में और बाढ़ के उस पार क्यों है? हमें रिपोर्ट करना होगा, सिपाही विक्रम ने लगभग रोते हुए कहा। नायक राजेश की हिम्मत नहीं हुई कि वह सिर उठा सके। उसे अपनी पीठ पर गॉक की नजरें ऐसे महसूस हो रही थीं जैसे हजारों बंदूकें उस पर तनी हों। कुछ देर पहले उसने जो बातें कही थीं, जो हरकतें की थीं और उसकी लापरवाही, सब एक फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूम गया। सब कुछ खत्म हो गया था। औरत नहीं, 15वीं डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल अंजलि राठौर अपनी ठंडी नजरों से दोनों सिपाहियों को देख रही थीं। उनकी आंखों में सिर्फ 2 डरे हुए सिपाही नहीं थे, बल्कि देश की सुरक्षा में एक बड़ी चूक, जंग लगी हुई मानसिकता और संकट के सामने ढह जाने वाले भारत की कड़वी सच्चाई थी। 14 मिनट बचे हैं। अंजलि की धीमी आवाज उस जमी हुई जमीन पर एक सजा की तरह गूंजी।
एक बहुत बड़ा तूफान हिमालयन वाइपर्स डिवीजन की तरफ बढ़ रहा था। रात के 2 बजे हिमालयन वाइपर्स डिवीजन के कमांड सेंटर के सारे फोन एक साथ बज उठे। सभी रेजिमेंट, सभी बटालियन, सभी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर और स्टाफ 5 मिनट के अंदर डिवीजन हेडक्वार्टर के परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हों। यूनिफॉर्म, कॉम्बैट ड्रेस। मैं दोहराता हूं, एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। 5 मिनट के अंदर। डिवीजन के कर्नल ऑपरेशंस अर्जुन वर्मा की आवाज फौलाद की तरह सख्त थी। उन्होंने अपनी 20 साल की नौकरी में कई आपातकालीन स्थितियां देखी थीं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था। न तो कोई रेड अलर्ट था, न ही दुश्मन के घुसपैठ की खबर। वजह सिर्फ एक थी, डिवीजन कमांडर का हुक्म, वह भी गुस्से से भरा हुआ। सिर्फ 10 मिनट पहले एलओसी की एक चौकी से एक अफसर का लगभग रोता हुआ फोन आया था, और उसी एक फोन ने सब कुछ बदल दिया था। जीओसी मैम आम कपड़ों में बाढ़ का निरीक्षण करने आई थीं, और उन्होंने देख लिया है कि यहां सब कुछ दिखावा है। परेड ग्राउंड पर पलक झपकते ही सैकड़ों अफसर लाइन में खड़े हो गए। रेजिमेंटल कमांडरों से लेकर हाल ही में कमीशन हुए लेफ्टिनेंट तक, किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। वे बस एक दूसरे को बेचैनी भरी नजरों से देख रहे थे। कोई नींद में भागता हुआ आया था, तो किसी के बूट के तस्मे ठीक से बंधे नहीं थे। उनके चेहरों पर घबराहट और झुंझलाहट साफ दिख रही थी। यार, इस आधी रात को क्या हो गया? कर्नल साहब की आवाज तो जानलेवा लग रही थी। एलओसी की तरफ से कोई खबर आई है क्या? गोलीबारी हुई? उनकी कानाफूसी ज्यादा देर नहीं चली। परेड ग्राउंड के स्पीकर से एक तीखी आवाज आई और कमांड सेंटर का माइक चालू हो गया, और फिर नर्क के दरवाजे खोलने वाली आवाज गूंजी। मैं इस वक्त भारतीय सेना की 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमांडर के तौर पर नहीं, बल्कि इस देश की एक आम नागरिक के तौर पर तुम सबसे पूछती हूं। यह मेजर जनरल अंजलि राठौर की आवाज थी। हालांकि यह आवाज स्पीकर से आ रही थी, लेकिन उसका ठंडा गुस्सा सैकड़ों अफसरों के दिलों को चीर गया। तुम लोग इस वक्त किसके लिए और किस लिए यह वर्दी पहने हुए हो? सबकी सांसें थम गईं। परेड ग्राउंड पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले मैं एक आम नागरिक के कपड़ों में तुम्हारी डिवीजन की एलओसी बाढ़ तक पहुंची, और वहां मैंने एक बहुत ही मजेदार तमाशा देखा। हिले तो गोली मार दूंगा चिल्लाने वाले सिपाही की राइफल का चैम्बर खाली था, और सेफ्टी कैच सेफ्ट पर था। चेतावनी न मानने पर गोली चला देंगे कहने वाला सिपाही मेरे सामने डर के मारे एक कदम भी नहीं हिला सका। अफसरों के चेहरे सफेद पड़ गए, खासकर एलओसी की जिम्मेदारी संभालने वाले रेजिमेंटल और बटालियन कमांडर तो लगभग बेहोश होने वाले थे। मैंने उनसे पूछा, गोली चलाओगे? वे नहीं चला सके। नहीं, वे चलाना ही नहीं चाहते थे। उनके लिए सरहद पर ड्यूटी बस एक उबाऊ रात काटने का जरिया थी, और एलओसी की बाढ़ दुश्मन को रोकने वाली दीवार नहीं, बल्कि एक बोझ थी जिससे सुबह होते ही छुटकारा मिल जाएगा। अंजलि राठौर की आवाज और भी ज्यादा पैनी होती गई। यही है तुम्हारी कमांड की हुई यूनिट्स की हकीकत। यही नतीजा है तुम्हारे सालों के तजुर्बे और लीडरशिप का। एक रेत का महल जो दुश्मन के बंदूक लेकर आने पर नहीं, बल्कि मुझ जैसी एक निहत्थी औरत के कुछ सवाल पूछने पर ही ढह गया। यही है तुम्हारी हिमालयन वाइपर्स डिवीजन का असली चेहरा। मैम, आखिरकार एक रेजिमेंटल कमांडर से रहा नहीं गया। वह कर्नल अर्जुन वर्मा थे, एक अनुभवी इन्फेंट्री अफसर। जब से अंजलि राठौर गौक बनकर आई थीं, वह उन्हें पसंद नहीं करते थे। उनका जवान होना और एक औरत होना, यह बात उनके मन में खटकती थी। कुछ सिपाहियों की गलती के लिए पूरी डिवीजन को इस तरह अपमानित करना ठीक नहीं है मैम। देश, अंजलि ने उनकी बात काट दी। कर्नल वर्मा, तुम जिस देश की बात कर रहे हो वह क्या है? क्या तुमने यह नहीं सोचा कि जिस देश की तुम्हें रक्षा करनी थी वह कल रात तुम्हारी ही रेजिमेंट की बाढ़ के नीचे मेरे सामने खड़ा था? अगर मैं एक जासूस होती तो तुम्हारा वह देश अब तक आग की लपटों में जल रहा होता, और तुम अभी भी इसे कुछ सिपाहियों की गलती कह रहे हो। कर्नल अर्जुन वर्मा चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तुम सब अपने रैंक उतार दो। इस पल से 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन में कोई कर्नल या मेजर नहीं है। यहां सिर्फ 2 तरह के सैनिक हैं, एक वो जो अपनी शर्म को जानते हैं, और दूसरे वो जिन्हें कोई शर्म नहीं है। आज मैं तुम सबको सिखाऊंगी कि शर्म क्या होती है। स्पीकर बंद हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद परेड ग्राउंड की सारी लाइटें जल उठीं और अंधेरा छंट गया, और फिर दूर से मेजर जनरल अंजलि राठौर चलती हुई आ रही थीं। आम कपड़ों में नहीं, बल्कि कड़क वर्दी में। कंधे पर 2 सितारे चमक रहे थे। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं।
लेकिन चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उनके हाथ में एक इंसास राइफल थी, वही राइफल जो उन्होंने कुछ देर पहले एलओसी की चौकी से उठाई थी। सेफ्टी कैच अभी भी सेफ्ट पर था। अंजलि सैकड़ों अफसरों के सामने आकर रुकी और फिर उन्होंने वह राइफल कर्नल अर्जुन वर्मा के पैरों के पास फेंक दी। खचाक, एक ठंडी धातु की आवाज पूरे परेड ग्राउंड में गूंज गई। यह सिर्फ एक राइफल के गिरने की आवाज नहीं थी, यह हिमालयन वाइपर्स डिवीजन के गौरव और वहां मौजूद हर अफसर के सम्मान के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज थी। अभी इसी वक्त से हिमालयन वाइपर्स डिवीजन फुल अलर्ट पर है। यह कोई ड्रिल नहीं है, यह एक असली स्थिति है। दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। अंजलि का यह ऐलान एक खूनी जंग की शुरुआत जैसा था। सभी लोग फुल बैटल गियर पहने, पूरा साजो सामान और अपने बैग में दो दो ईंटें और डाल लो। अंजलि का हुक्म छोटा और बेरहम था। सुबह की पहली किरण के साथ परेड ग्राउंड पर अफरा तफरी मच गई। सुबह सुबह बुलाए गए अफसरों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्यों अपनी अलमारियां खंगालकर और ईंटें डालकर अपना सामान पैक कर रहे हैं। एक नौजवान मेजर ने विरोध करने की कोशिश की। मैम, यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, नियमों में ऐसा। लेकिन अंजलि की सर्द निगाहों ने उसे चुप करा दिया। नियम? कल रात एलओसी पर तुम लोगों ने कौन से नियमों का पालन किया था? दुश्मन का सामना करते वक्त जिस रूल बुक को सबसे पहले पढ़ना चाहिए वह तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, न कि किसी अलमारी में धूल खाती हुई किताब में। अब से मैं जो भी करूंगी वही इस डिवीजन का नया नियम और नई रूल बुक है। उन्होंने परेड ग्राउंड पर घूम घूम कर एक एक अफसर के सामान की जांच की। किसी ने वजन बढ़ाने के लिए जूते में पत्थर भर रखे थे तो कोई चुपके से बूट के तस्मे ढीले कर रहा था। उनकी बाज जैसी तेज नजरें सब कुछ पकड़ रही थीं। मेजर शर्मा, लगता है तुम्हें देश की हिफाजत से ज्यादा अपने कंधों की फिक्र है। दोबारा पैक करो, मैं खुद देखूंगी। कैप्टन वर्मा, इतने ढीले जूतों के साथ क्या तुम 5 मिनट में दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लोगे? दोबारा बांधो। उनकी हर बात सटीक और तर्कपूर्ण थी। वह सिर्फ गलतियां नहीं निकाल रही थीं, बल्कि यह बता रही थीं कि कैसे जंग के मैदान में एक छोटी सी लापरवाही भयानक नतीजों को जन्म दे सकती है। अफसर कुछ नहीं कह सके। उनके दिमाग में भरी दर्जनों नियम किताबें और ऑपरेशनल प्लान अंजलि के व्यावहारिक तर्कों के सामने कागज के टुकड़े बना है गए थे। अब हम डिवीजन हेडक्वार्टर के पीछे शेर का डांडा पहाड़ी की चोटी तक फुल बैटल गियर में दौड़ेंगे। कोई भी बाहर नहीं होगा। रेजिमेंटल कमांडर, बटालियन कमांडर और मैं खुद भी। क्या? सबकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। शेर का डांडा 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची और सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी थी। उसका रास्ता इतना खतरनाक था कि सबसे फिट जवान भी वहां जाने से कतराते थे। और अब सैकड़ों अफसरों को वह भी ईंटों से भरे बैग के साथ उस पर चढ़ने का हुक्म मिला था। मैम, आप भी? कर्नल अर्जुन वर्मा ने अविश्वास से पूछा। उनकी उम्र 50 के करीब थी। रेजिमेंटल कमांडर बनने के बाद उन्होंने कभी ऐसी सख्त ट्रेनिंग नहीं की थी। क्या मेरा हुक्म मजाक लग रहा है कर्नल? अंजलि ने अपना बैग उठाया। वह भी बाकी अफसरों की तरह ही भारी था। उसमें भी 2 ईंटें थीं। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन 25 किलो से ज्यादा वजन उठाते वक्त उनमें जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। कल रात मैंने जो देखा वह सिर्फ एक नाकाम सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, वह एक हारी हुई मानसिकता थी। आराम की आदत में जंग के खतरे को भूल चुके सैनिक की मानसिकता। जब तक हम उस मानसिकता को दोबारा खड़ा नहीं करते, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। शरीर की हदों को महसूस करने के बाद ही दिमाग की सुस्ती का एहसास होता है। क्या मैं गलत कह रही हूं? उन्होंने सीधे कर्नल अर्जुन वर्मा की आंखों में देखकर पूछा। कर्नल ने होंठ भींच लिए। यह बात गलत नहीं थी, बल्कि इतनी सही थी कि सीधे दिल पर चुभ रही थी। न जाने कब से वह रिपोर्टों, मीटिंगों और फाइलों के ढेर में दबकर फील्ड की समझ खो चुके थे। वह एक जमीनी कमांडर नहीं, बल्कि सिर्फ हुक्म देने वाले एक मैनेजर बन गए थे। चलो, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई पीछे छूटता है तो यह उसकी नहीं, बल्कि उसके यूनिट कमांडर की जिम्मेदारी होगी। बटालियन कमांडर के लिए रेजिमेंटल कमांडर और रेजिमेंटल कमांडर के लिए डिवीजन कमांडर जिम्मेदार होगा। हम एक हैं, समझे? यस मैम, सैकड़ों आवाजें बेमन से निकली। आवाज नहीं आई। दोबारा, समझे? यस मैम। इस बार आवाज में जोश था। अंजलि ने सिर हिलाया और सबसे आगे दौड़ना शुरू कर दिया। शेर का डांडा का रास्ता किसी नर्क से कम नहीं था।
शुरू में जो अफसर गोक के खिलाफ गुस्से और नाराजगी से भरे थे, वक्त के साथ उनकी सोच बदलने लगी। सबसे आगे एक बिना रफ्तार कम किए चुपचाप दौड़ती हुई अंजलि की छोटी सी पीठ। वह पीठ किसी भी भाषण या ट्रेनिंग से ज्यादा ताकतवर संदेश दे रही थी। हाफ हाफ, मुझसे और नहीं होगा। एक नौजवान कैप्टन रास्ते में बैठ गया। उसके पास से गुजर रहे बटालियन कमांडर ने चुपचाप उसका बैग उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। उठो, अगर तुम रुके तो हमारी पूरी यूनिट रुक जाएगी। कर्नल अर्जुन वर्मा का भी यही हाल था। उन्होंने अपने बगल में लड़खड़ाते हुए एक अफसर का हाथ पकड़ा और साथ चलने लगे। रैंक और पद कब के खत्म हो चुके थे, वहां सिर्फ एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए साथी थे। आखिरकार छोटी पर सब थककर जमीन पर गिर पड़े और हांफने लगे। अंजलि भी पसीने में तरबतर थीं, लेकिन वह अकेली थीं जो सीधी खड़ी होकर चोटी से चारों ओर देख रही थीं। छोटी से हिमालयन वाइपर्स डिवीजन की सभी चौकियां एक नजर में दिख रही थीं और दूर धुंधली सी नियंत्रण रेखा और उसके पार दुश्मन की पहाड़ियां। दिख रहा है? अंजलि ने सांस संभालते हुए कहा। वह जमीन है जिसकी हमें रक्षा करनी है और उसके पार वह दुश्मन है जिस पर हमें बंदूक ताननी है। कल रात हम अपना दिल दुश्मन के हाथों में देने वाले थे। उन्होंने धीरे धीरे अफसरों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब नाराजगी या गुस्सा नहीं था, उसकी जगह गहरी शर्म और एक नया संकल्प था। मैं तुम लोगों से एक परफेक्ट सैनिक बनने के लिए नहीं कह रही, मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन कम से कम शर्म जानने वाले सैनिक बनो। एक ऐसे सैनिक जो हर पल अपनी वर्दी के वजन और अपनी बंदूक के मतलब को न भूले। बस यही एक चीज है जो मैं तुम लोगों से चाहती हूं। उन्होंने अपना बैग उतारा और उसमें से 2 ईंटें निकाल कर दिखाईं। यह ईंटें तुम्हारी सुस्ती और लापरवाही का वजन है। आज इस चोटी पर यह सारा वजन यहीं छोड़कर जाओ और एक नई सोच के साथ दोबारा शुरुआत करो। मैं खुद से इसी जगह से शुरुआत करूंगी। अंजलि ने दोनों ईंटें खाई में फेंक दी। उनकी आवाज एक संकेत थी। दूसरे अफसर भी एक एक करके अपने बैग से ईंटें निकालकर फेंकने लगे। सैकड़ों ईंटों के गिरने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वे अपनी पुरानी गलतियों और शर्म को तोड़ने वाली कोई चीख हो। कर्नल अर्जुन वर्मा चुपचाप अंजलि के पास गए और उन्हें सैल्यूट किया। पहली बार उनकी आंखों में सच्चा सम्मान था। मैम, हम सब गलत थे, हम दोबारा शुरुआत करेंगे। अंजलि ने चुपचाप उनका सैल्यूट स्वीकार किया। उनकी आंखें अभी भी ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक बहुत छोटी सी गर्मजोशी पैदा हो रही थी। यह अंत नहीं था, यह तो बस एक शुरुआत थी। हिमालयन वाइपर्स डिवीजन को भारत की सबसे मजबूत डिवीजन बनाने के लिए उनकी लंबी और अकेली लड़ाई का पहला पन्ना अभी अभी खुला था। और इस रास्ते के अंत में क्या इंतजार कर रहा था, यह अभी कोई नहीं जानता था। शेर का डांडा पर लिए गए संकल्प की यादें ताजा ही थीं कि अंजलि ने हिमालयन वाइपर्स डिवीजन को हिलाकर रख देने वाला दूसरा धमाका किया। उन्होंने सभी कमांडरों को डिवीजन हेडक्वार्टर के बड़े ऑपरेशन रूम में दोबारा बुलाया। दीवारों पर लगे विशाल सैन्य नक्शे और आधुनिक स्क्रीन, यह जगह हिमालयन वाइपर्स डिवीजन का दिमाग और दिल थी। आमतौर पर यहां गंभीर और अनुशासित माहौल रहता था, लेकिन आज एक अनजाना तनाव हवा में फैला हुआ था। अब हम अपने वॉर प्लान्स की समीक्षा करेंगे। अंजलि के इस ऐलान पर अफसर हैरान रह गए। वॉर प्लान्स की समीक्षा साल में एक बार होती थी, लेकिन इस तरह अचानक और खुद गोक की निगरानी में यह पहली बार हो रहा था। हर रेजिमेंटल कमांडर अपने मौजूदा डिफेंस प्लान के बारे में बताएगा। शुरुआत 3री रेजिमेंट से होगी। कर्नल अर्जुन वर्मा आगे आए। उन्होंने रात भर तैयारी की थी और बिना रुके अपनी योजना बताने लगे। दुश्मन के संभावित घुसपैठ के रास्ते, अपनी सेना की तैनाती, आर्टिलरी सपोर्ट प्लान, रिजर्व फोर्स का इस्तेमाल। यह एक जौखशू जैसी योजना थी जिसे दशकों से सुधारा गया था और जिसमें अनगिनत पुराने कमांडरों का खून पसीना लगा था। बाकी कमांडर भी सिर हिला रहे थे। यह एक मजबूत और तर्कपूर्ण योजना थी। ब्रीफिंग खत्म होने पर कर्नल वर्मा ने आत्मविश्वास से अंजलि की ओर देखा, लेकिन अंजलि का चेहरा भावहीन था। बहुत बढ़िया रिपोर्ट है कर्नल, ऐसा लगा जैसे मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ ली हो। क्या मतलब? मैम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि दुश्मन हमारी लिखी इस कहानी के हीरो की तरह सीधा सीधा चलेगा? अंजलि अपनी जगह से उठी और विशाल नक्शे की ओर गईं। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से उन जगहों की ओर इशारा किया जिन्हें कर्नल वर्मा ने मुख्य डिफेंस लाइन बताया था।
अगर हम यहाँ टे 90 टैंक तैनात करते हैं और वहां के 9 वज्र तोपें लगाते हैं तो क्या दुश्मन यह सोचेगा, ओह यह जगह तो बहुत मजबूत है, चलो कहीं और से चलते हैं, या फिर वह हमारी इसी प्रिडिक्टेबल तैनाती का फायदा उठाकर उस जगह हमला करेगा जिसे हम सबसे मजबूत मानते हैं। ऐसी स्थिति के लिए हमारे पास रिजर्व फोर्स है, और उस रिजर्व फोर्स को पहुंचने में कितना समय लगेगा? उस समय के दौरान हमारे आगे के सिपाही अपने शरीर से दुश्मन के हमले को झेलेंगे। क्या वह बलिदान तुम्हारी योजना का एक जरूरी हिस्सा है? उनके सवाल किसी तेज चाकू की तरह कर्नल वर्मा के तर्कों को काट रहे थे। हम हमेशा यह मानकर चलते हैं कि दुश्मन सामने से आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यही सीखा है, यही सिखाया है, और इसी का जवाब देना हमारे लिए सबसे आसान है। लेकिन असली दुश्मन, असली जंग इतनी सीधी नहीं होती। वह सबसे दुखती रग पर, सबसे अप्रत्याशित जगह पर हमला करती है। जैसे कि यहां अंजलि की छड़ी नक्शे पर एक ऐसी जगह पर रुकी जो एक बेहद ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका था, जिसे बड़ी सेना की टुकड़ियों के लिए दुर्गम माना जाता था, और इसीलिए वहां सुरक्षा कमजोर थी। मैम, वह इलाका इतना मुश्किल है कि वहां से स्पेशल फोर्सेस के अलावा किसी का आना लगभग नामुमकिन है। जो हमारे लिए नामुमकिन है, क्या वह दुश्मन के लिए भी नामुमकिन है? अगर दुश्मन उसी जगह से अपनी स्पेशल फोर्स भेजकर हमारी सप्लाई लाइन और कम्युनिकेशन को काट दे, जिसे हम नामुमकिन मानकर बैठे हैं, तब हमारी आगे की सेना दुश्मन की मुख्य फौज से लड़ने से पहले ही भूखी प्यासी मर जाएगी। उस स्थिति के लिए तुम्हारे प्लान में क्या तैयारी है, कर्नल वर्मा? ऑपरेशन रूम में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। वे दशकों से चली आ रही एक आदत के आदी हो चुके थे। पहले ऐसा ही होता था, नियम किताब में ऐसा ही लिखा है, इसलिए किसी ने कभी क्यों पूछने की जहमत नहीं उठाई थी। अंजलि उनकी बनाई हुई समझ की मजबूत दीवारों को तोड़ रही थी। सारे प्लान्स को शून्य से दोबारा बनाया जाएगा। अब से दुश्मन कोई नियम किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा पागल है। वह हम पर सबसे अतार्किक और सबसे अप्रत्याशित तरीके से हमला करेगा। हमें उस पागल के दिमाग के ऊपर खेलने वाला उससे भी बड़ा पागल बनना होगा। तभी पीछे बैठे एक नौजवान अफसर ने धीरे से हाथ उठाया। वह इंटेलिजेंस विंग के लेफ्टिनेंट समीर जोशी थे। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। बोलो लेफ्टिनेंट जोशी। मैम, आपकी बात के हिसाब से हमें सिर्फ डिफेंस ही नहीं, बल्कि हमले की सोच को भी बदलना होगा। बोलते रहो। जब दुश्मन की मुख्य सेना दक्षिण की ओर बढ़े, तो क्या हम भी अपनी कुछ टुकड़ियों को उत्तर की ओर भेजकर दुश्मन के पिछले हिस्से में हमला नहीं कर सकते? सिर्फ अपनी सीमाओं में बंध कर लड़ने वाली सेना के बजाय हमें दुश्मन के दिल पर वार करने वाली एक सक्रिय सेना बनना होगा। लेफ्टिनेंट जोशी की बात सुनकर कुछ सीनियर अफसरों के चेहरे पर नाराजगी आ गई। बच्चा है, क्या जानता है, जैसी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कर्नल अर्जुन वर्मा ने भी माथा पकड़ लिया। यह एक बहुत ही खतरनाक और उकसाने वाला विचार था, लेकिन अंजलि मुस्कुरा रही थी। एक ठंडी मुस्कान नहीं, बल्कि एक असली मुस्कान। बहुत अच्छा विचार है लेफ्टिनेंट जोशी, यही तो मैं चाहती हूं। हम हमेशा यह क्यों सोचते हैं कि हमें सिर्फ अपनी जमीन पर ही लड़ना है? क्यों हमेशा मार खाने के बाद ही जवाब देना है? जंग जीतने का सबसे अच्छा तरीका है जंग को दुश्मन की जमीन पर खत्म करना। अंजलि ने लेफ्टिनेंट जोशी के पास जाकर उसका कंधा थपथपाया। फिर उन्होंने पूरे कमरे की ओर देखकर ऐलान किया, आज से 1 हफ्ते बाद पूरी डिवीजन एक बड़ी युद्ध अभ्यास करेगी। कोई तय स्क्रिप्ट नहीं होगी। हर रेजिमेंट एक दूसरे के लिए पागल दुश्मन बनेगी। एक पक्ष डिफेंस करेगा, दूसरा हमला। हर तरीके का इस्तेमाल करके एक दूसरे की कमजोरी को पकड़ो। नक्शे पर बैठकर बातें करने का दिन आज खत्म होता है। अब हम असली जमीन और असली सैनिकों के साथ बिना खून बहाए एक असली जंग शुरू करेंगे। अफसरों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। यह सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, यह हर यूनिट के सम्मान और हर कमांडर के गौरव की लड़ाई थी। खासकर कर्नल अर्जुन वर्मा की आंखों में एक अजीब सी आग जल रही थी। अभी अभी उनकी हर बात को नकारा गया था। उनके दशकों के सैन्य ज्ञान और अनुभव को एक पुराना अवशेष बता दिया गया था। गुस्सा, सम्मान और अंजलि के तर्कों के प्रति एक हल्की सी सहमति उनके अंदर एक तूफान मचा रही थी। मूल्यांकन मैं खुद करूंगी, प्रक्रिया और परिणाम सब कुछ देखूंगी। याद रखना, इस अभ्यास में हारने वाला कमांडर अपने सभी सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर होगा। मीटिंग खत्म। अंजलि मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। पीछे छूटे अफसर कुछ देर तक चुप रहे।
जैसे कोई बड़ा तूफान उनके ऊपर से गुजर गया हो। अब उन्हें चुनना था, क्या वे पुराने और आरामदायक अतीत में रहना चाहते हैं या एक दर्दनाक और अनजान भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। कर्नल अर्जुन वर्मा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखों में एक चिंगारी थी। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एक फील्ड कमांडर के तौर पर उनकी भूली हुई जीत की भूख थी और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस नई जंग में जीतने का एक भयंकर जुनून था। सोच की जंग शुरू हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद कश्मीर और राजौरी का विशाल ट्रेनिंग एरिया एक बड़ी शतरंज की बिसात में बदल गया था। नीली सेना ब्लू फोर्स और लाल सेना रेड फोर्स। कर्नल अर्जुन वर्मा की 3री रेजिमेंट नीली सेना बनकर मौजूदा डिफेंस लाइन की रक्षा कर रही थी और एक उभरते हुए कमांडर कर्नल समीर खान की 5वीं रेजिमेंट लाल सेना बनकर हमला कर रही थी। मेजर जनरल अंजलि राठौर डिवीजन के कमांड सेंटर में बड़ी स्क्रीन पर दोनों सेनाओं की हर हरकत को लाइव देख रही थीं। लेजर टैग सिस्टम हर सैनिक और वाहन पर लगा हुआ था, जिससे हर मुठभेड़ का नतीजा तुरंत डेटा के रूप में भेजा जा रहा था। यह एक क्रूर युद्ध का मैदान था, जहां जीना और मरना सिर्फ नंबरों में दर्ज हो रहा था। अभ्यास शुरू। अंजलि के धीमे आदेश के साथ एक विशाल नकली युद्ध का पर्दा उठ गया। कर्नल अर्जुन वर्मा ने दांत पीस लिए थे। पिछले एक हफ्ते में वह लगभग सोए नहीं थे। अंजलि से कहानीकार का ताना सुनने के बाद उन्होंने अपनी पुरानी सारी योजनाएं रद्दी में फेंक दी थीं और अपनी टीम के साथ मिलकर एक पूरी तरह से नई बिसात बिछाई थी। उन्होंने अंजलि के बताए प्रिडिक्टेबल तरीकों को छोड़ने का फैसला किया था। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो, मैं पागल बनकर दिखाऊंगा। कर्नल वर्मा ने अपनी मुख्य सेना को पारंपरिक डिफेंस लाइन के बजाय पीछे एक अप्रत्याशित जगह पर घात लगाकर छिपा दिया और सबसे आगे सिर्फ कुछ सैनिकों को दुश्मन को लुभाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। योजना यह थी कि जब दुश्मन चारे को निगलकर अंदर तक आ जाएगा तो उसे दाएं, बाएं और पीछे से एक साथ घेर कर खत्म कर दिया जाएगा। यह एक साहसी और खतरनाक योजना थी। सफल होती तो शानदार जीत मिलती, लेकिन अगर नाकाम होती तो पूरी सेना टुकड़े टुकड़े हो जाती। यह एक जुआ था। दूसरी ओर हमला करने वाले कर्नल समीर खान पूरे आत्मविश्वास में थे। वह अपनी रचनात्मक और आक्रामक रणनीतियों के लिए मशहूर थे और गोक की नई सोच ने उन्हें मानो पंख लगा दिए थे। 3री रेजिमेंट का कमांडर तो हड्डी हड्डी तक नियमों का गुलाम है। वह जरूर अपनी सारी ताकत डिफेंस लाइन पर लगाकर बैठ जाएगा। हम सामने से हमला करने का नाटक करेंगे और अपनी स्पेशल टीम को पहाड़ी रास्ते से भेजकर सीधे 3री रेजिमेंट के हेडक्वार्टर पर हमला कर देंगे। सांप का सिर कुचल दो तो शरीर अपने आप मर जाता है। कर्नल खान की भविष्यवाणी के अनुसार अभ्यास की शुरुआत में लाल सेना का पलड़ा भारी रहा। जैसे ही लाल सेना ने नीली सेना की डिफेंस लाइन पर दबाव बनाया, वह उम्मीद से ज्यादा आसानी से टूटने लगी। जैसा सोचा था, 3री रेजिमेंट कुछ नहीं है। सभी टुकड़ियां आगे बढ़ने की रफ्तार बढ़ाओ, दुश्मन को भागने का रास्ता बंद करके घेर लो। जैसे ही कर्नल खान ने यह आदेश दिया, स्थिति अचानक बदल गई। नीली सेना की डिफेंस लाइन को तोड़कर अंदर तक घुस चुकी लाल सेना के बख्तरबंद वाहनों के दोनों तरफ जमीन हिला देने वाले धमाके होने लगे। यह कर्नल अर्जुन वर्मा के छिपाए हुए एंटी टैंक मिसाइल और घात लगाए टैंकों ने आग उगलनी शुरू कर दी थी। लाल सेना की अगली टुकड़ी पलक झपकते ही आग के गोलों में बदल गई और लेजर टैग सिस्टम से मौत और वाहन नष्ट के अलार्म बजने लगे। यह एक जाल है, यह एक जाल है, पीछे हटो, पीछे हटो। कर्नल खान ने घबराकर चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कर्नल अर्जुन वर्मा की मुख्य सेना पीछे से आ गई और लाल सेना के भागने का रास्ता बंद कर दिया। लाल सेना एक चूहे की तरह पूरी तरह से जाल में फंस चुकी थी। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन वर्मा, वह आदमी ऐसा जुआ खेलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। कर्नल खान हताश हो गए। उन्होंने अर्जुन वर्मा को एक आदत के तौर पर देखा था और उसकी कीमत बहुत भयानक थी। कमांड सेंटर में यह सब देख रही अंजलि के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। कर्नल वर्मा, आखिरकार तुमने अपना खोल तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। स्क्रीन के एक कोने में, जहां किसी का ध्यान नहीं था, एक अजीब सी हरकत हो रही थी। लाल सेना के कुछ छोटे बिंदु नक्शे पर तेजी से नीली सेना के काफी पीछे की ओर बढ़ रहे थे। यह लेफ्टिनेंट समीर जोशी की स्पेशल टीम थी। कर्नल समीर खान ने
अपनी मुख्य सेना के घिरने की सबसे बुरी स्थिति में भी अभ्यास शुरू होने से ठीक पहले समीर जोशी को एक आखिरी मिशन दिया था। अगर मुख्य सेना नाकाम हो जाती है तब भी तुम अपना मिशन पूरा करोगे। नीली सेना के हेडक्वार्टर पर हमला करना ही हमारी जीत का एकमात्र रास्ता है। जैसे ही समीर जोशी और उनकी टीम को पता चला कि कर्नल खान की भविष्यवाणी गलत हो गई है, उन्होंने मुख्य लड़ाई की स्थिति का फायदा उठाया। जब सबकी नजरें आगे की लड़ाई पर थीं, वे घने अंधेरे और ऊबड़ खाबड़ जमीन को अपना साथी बनाकर परछाई की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, नीली सेना का दिमागड़ कर्नल अर्जुन वर्मा का रेजिमेंटल कमांड पोस्ट। उधर अपनी बड़ी जीत के नशे में चूर नीली सेना के कमांड पोस्ट में जश्न का माहौल था। सर, हमने लाल सेना की 80% से ज्यादा ताकत को खत्म कर दिया है। यह एक शानदार जीत है, ऑपरेशन ऑफिसर ने उत्साहित होकर रिपोर्ट दी। कर्नल अर्जुन वर्मा भी एक ऐसी खुशी महसूस कर रहे थे जो उन्होंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। यह सोचकर कि उन्होंने मेजर जनरल अंजलि राठौर के सामने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, उनका सीना गर्व से फूल गया। ठीक है, बचे हुए दुश्मनों को खत्म करके अभ्यास को समाप्त करो। जैसे ही कर्नल वर्मा ने संतुष्टि के साथ यह आदेश दिया, तभी थाइये 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 कमांड पोस्ट के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। ये ब्लैंक गोलियां थीं, लेकिन उनकी आवाज असली गोलियों से ज्यादा डरावनी लग रही थी। तुरंत ही कमांड पोस्ट का टेंट फट गया और काले रंग से पुते चेहरे वाले सिपाही अंदर घुस आए। यह लेफ्टिनेंट समीर जोशी थे। हिलो मत, कर्नल अर्जुन वर्मा, अब से आप लाल सेना के कैदी हैं। समीर जोशी की ठंडी आवाज कमांड पोस्ट में गूंज गई। कर्नल वर्मा और उनके स्टाफ को तुरंत काबू कर लिया गया। उनके लेजर टैग सिस्टम से मौत का कठोर अलार्म बज उठा। वे रणनीति में तो पूरी तरह से जीत गए थे, लेकिन जंग हार चुके थे। कमांड सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर नीली सेना का कमांड पोस्ट नष्ट, लाल सेना की जीत लिखा हुआ आ गया। सभी स्टाफ अफसर हैरानी से अंजलि की ओर देखने लगे, लेकिन वह चुपचाप स्क्रीन को घूरती रहीं। उनकी नजरें न तो जीतने वाली लाल सेना पर थीं, न ही हारने वाली नीली सेना पर। उनकी नजरें नक्शे पर एक छोटे से बिंदु लेफ्टिनेंट समीर जोशी के रास्ते पर टिकी थीं। जंग में मजबूत वह नहीं जो जीतता है, बल्कि वह है जो जिंदा बचता है। अंजलि ने धीरे से कहा, कर्नल वर्मा जीते लेकिन मारे गए, कर्नल खान हारे लेकिन जिंदा बचे, और लेफ्टिनेंट जोशी ने पूरी बिसात ही पलट दी। अभ्यास खत्म होने की घोषणा पूरे ट्रेनिंग एरिया में गूंज गई। धूल और बारूद की गंध और विजेता और हारने वालों की मिलीजुली खामोशी के बीच अंजलि ने चुपचाप माइक उठाया। सभी कमांडर और स्टाफ 30 मिनट बाद आफ्टर एक्शन रिव्यू आरए मीटिंग शुरू होगी। एक भी व्यक्ति गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज जीत हार से परे किसी और गहरी चीज का संकेत दे रही थी। असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। आर मीटिंग के लिए डिवीजन हेडक्वार्टर के ऑडिटोरियम में हवा शीशे की तरह भारी थी। लाल सेना के कमांडरों के चेहरे पर जीत की खुशी से ज्यादा हैरानी थी, और नीली सेना के कमांडरों के चेहरे पर हार के गम से ज्यादा गहरा सदमा और हताशा थी। खासकर कर्नल अर्जुन वर्मा एक पत्थर की मूरत बने चुपचाप बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत से जीती हुई बाजी को राख होते देखा था। अंजलि ने बिना किसी भूमिका के मीटिंग शुरू की। उन्होंने स्क्रीन पर अभ्यास की पूरी प्रक्रिया के वीडियो और डेटा दिखाए। कर्नल समीर खान, यस मैम, क्या तुम मानते हो कि तुम जीते हो? नतीजे के तौर पर हमारी लाल सेना जीती है मैम। नतीजा, तुम्हारी 80% सेना तबाह हो गई और बचे हुए सैनिकों के साथ तुम अपनी पोजीशन भी नहीं संभाल सकते, और तुम इसे जीत कह रहे हो? तुमने सिर्फ दुश्मन कमांडर का सिर हासिल किया है, और उसकी कीमत में तुमने अपने हजारों सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर असली जंग में तुमने इस तरह से कमांड किया होता तो इतिहास में तुम्हारा नाम अपने ही सैनिकों के खून से अपनी शोहरत लिखने वाले एक कातिल के तौर पर दर्ज होता। अंजलि की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। कर्नल खान का चेहरा सफेद पड़ गया। जंग कोई जीतने हारने का खेल नहीं है। यह अपने सैनिकों की जान बचाने और अंत तक जिंदा रहकर मिशन पूरा करने की एक प्रक्रिया है। इस लिहाज से तुम बुरी तरह हारे हो कर्नल खान। अंजलि ने अपनी नजरें कर्नल अर्जुन वर्मा की ओर घुमाई। कर्नल अर्जुन वर्मा, यस मैम। कर्नल वर्मा की आवाज में एक खुरदुरापन था। तुम्हारे हिसाब से तुम क्यों हारे? कर्नल वर्मा कुछ देर हिचकिचाए, फिर बोले,
उनकी आवाज में गहरा अफसोस था। मैं अपनी सामरिक जीत के नशे में बहुत ज्यादा डूब गया था। दुश्मन की मुख्य सेना को तबाह करने की खुशी में मैंने अपने कमांड पोस्ट की सुरक्षा जैसे सबसे बुनियादी काम को नजरअंदाज कर दिया। जो जगह सबसे महफूज होनी चाहिए थी वही सबसे खतरनाक बन गई। यह मेरी अकड़ और लापरवाही की हार है। उन्होंने अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार किया। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं। ऑडिटोरियम में मौजूद सभी कमांडर सांस रोके उनकी बात सुन रहे थे। एक यूनिट का कमांडर, वह भी दशकों के अनुभव वाला कर्नल, सार्वजनिक रूप से अपनी नाकामी स्वीकार करे, यह आसान बात नहीं थी। अंजलि चुपचाप कर्नल वर्मा को देखती रहीं। उनकी आंखों में एक हल्की सी हलचल हुई। तुम अहंकारी थे, लेकिन सिर्फ वही हार की वजह नहीं है। उन्होंने स्क्रीन पर लेफ्टिनेंट समीर जोशी की स्पेशल टीम का रास्ता दिखाया। लाल रेखा नीली सेना के सभी निगरानी और सुरक्षा घेरों को चालाकी से पार करती हुई सीधे उनके दिल में घुस रही थी। तुमने दुश्मन को बहुत सीधा साधा आंका। तुमने मान लिया कि दुश्मन सिर्फ बड़ी टुकड़ियों में चलेगा, सिर्फ तय रास्तों से आएगा। जिस आदत को तुम तोड़ना चाहते थे वह तुम्हारे अवचेतन मन में अभी भी बाकी थी। दुश्मन पानी की तरह होता है कर्नल वर्मा, उसका कोई तय आकार नहीं होता। रोकोगे तो घूम जाएगा, दरार दिखेगी तो घुस जाएगा। तुम एक बड़ा बांध बनाने पर ध्यान देते रहे, लेकिन उसकी एक छोटी सी दरार पर नजर नहीं रख पाए। उन्होंने रुककर पूरे ऑडिटोरियम पर एक नजर डाली। इस अभ्यास में कोई असली विजेता नहीं है, लेकिन एक सबसे बेहतरीन सैनिक जरूर था। अंजलि ने लेफ्टिनेंट समीर जोशी को अपनी जगह से खड़ा किया। नौजवान लेफ्टिनेंट थोड़ा घबराया हुआ था। लेफ्टिनेंट जोशी, तुमने दुश्मन के कमांड पोस्ट की जगह का पता कैसे लगाया और वहां तक कैसे पहुंचे? सर, मैम, हमने शुरू से ही मुख्य सेना की लड़ाई को एक चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचा था। हमने यह माना कि जब दुश्मन की नजर एक जगह पर होगी तो बाकरी हर जगह की सुरक्षा सबसे कमजोर होगी। और रेजिमेंटल कमांड पोस्ट की लोकेशन के लिए हमने कर्नल अर्जुन वर्मा के पिछले अभ्यासों के डेटा का विश्लेषण किया। कर्नल सर हमेशा उन ऊंची जगहों को पसंद करते हैं जहां से पूरी यूनिट पर नजर रखी जा सके और कम्युनिकेशन भी अच्छा हो। हमने ऐसी कुछ संभावित जगहों की लिस्ट बनाई और उन तक जाने वाले सभी कम्युनिकेशन सिग्नलों को ट्रैक करके उनकी सही लोकेशन का पता लगा लिया। ऑडिटोरियम में एक बार फिर हलचल मच गई। एक मामूली लेफ्टिनेंट ने रेजिमेंटल कमांडर की काम करने की शैली और डेटा का विश्लेषण करके ऑपरेशन बनाया था। यह बात चौंकाने वाली थी। यह पुरानी सेना में सोची भी नहीं जा सकने वाली बात थी। अंजलि ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। तुमने हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ाई लड़ी, जानकारी से लड़ाई लड़ी। तुमने सामने वाले की सोच को पढ़ा और उसकी कमजोरी पर वार किया। यही है जंग का वह नया तरीका जो मैं तुम सबको सिखाना चाहती थी। उन्होंने कर्नल वर्मा और कर्नल खान को बारी बारी से देखा। कर्नल वर्मा एक बेहतरीन रणनीतिकार हैं, लेकिन उनमें दूरदृष्टि की कमी थी। कर्नल खान साहसी थे, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को बहुत आसानी से छोड़ दिया। तुम दोनों में वह चीज है जो लेफ्टिनेंट जोशी में नहीं है, आदत और अहंकार। और लेफ्टिनेंट जोशी में वह चीज है जिसकी तुम दोनों में कमी है, लचीली सोच और दुश्मन का गहरा विश्लेषण। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उनकी बात अब नतीजे पर पहुंच रही थी। आज की हार दर्दनाक होगी, तुम्हारा सम्मान भी आहत हुआ होगा, लेकिन अगर इस हार से तुम कुछ सीख सके तो यह सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक महंगी ट्यूशन फीस होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग परफेक्ट कमांडर बनो। मैं बस यह चाहती हूं कि तुम बीते हुए कल के मुकाबले आज थोड़े बेहतर कमांडर बनो। आज की नाकामी को भूलना मत, इसे अपनी हड्डियों में बसा लो और दोबारा कभी अपने सैनिकों और इस देश को खतरे में डालने वाली गलती मत करना। आर मीटिंग खत्म हो गई। ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हुए कमांडरों के कदम भारी थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग था, गहरा चिंतन और एक नई शुरुआत का शांत संकल्प। कर्नल अर्जुन वर्मा ऑडिटोरियम से बाहर नहीं गए। वह चुपचाप अंजलि के पास आए। मैम, आज मैंने अपनी 30 साल की नौकरी की सबसे कीमती हार का सामना किया है। धन्यवाद, उन्होंने दिल से झुककर कहा। अंजलि ने चुपचाप उनका कंधा थपथपाया। उस रात अंजलि अपने ऑफिस में अकेली एक पुरानी तस्वीर देख रही थी। एक युवा कैप्टन के रूप में अपने एक साथी के साथ हंसते हुए तस्वीर। वह उनका पहला साथी था जो एक ऑपरेशन में शहीद हो गया था। उस वक्त कमांडर के कठोर फैसले और प्रिडिक्टेबल योजना ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। वह क्यों इतनी शिद्दत से हिमालयन वाइपर्स डिवीजन को बदलना चाहती थी?
उसकी वजह सिर्फ एक मजबूत सेना बनाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि दोबारा कोई उनकी तरह का दर्द न झेले, कोई बेवकूफी भरी मौत न मरे। यह उनकी अपनी जंग थी। देख रहे हो सीनियर, अभी तो बस पहला कदम उठाया है। खिड़की के बाहर हिमालयन वाइपर्स डिवीजन की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। यूनिट धीरे धीरे बदल रही थी। एक दर्दनाक विकास की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अंजलि जानती थी, असली और बड़ा विरोध यूनिट के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से आएगा। उनके असाधारण सुधारों ने पहले ही आर्मी हेडक्वार्टर में बड़े अफसरों को नाराज कर दिया था। तभी उनके सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाया। मैम, आर्मी हेडक्वार्टर से एक संदेश आया है। इंस्पेक्टर जनरल कल हमारी डिवीजन के इमरजेंसी रेडीनेसेस का औचक निरीक्षण करने आ रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। हिमालयन वाइपर्स डिवीजन के बदलाव को परखने के लिए एक बहुत बड़ा और असली दुश्मन बिना बताए दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आर्मी हेडक्वार्टर के इंस्पेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम चौहान। सेना में उनका नाम चलता फिरता नियम, संग्रह और जीती जागती रूल बुक का पर्याय था। वह हड्डी हड्डी तक सिद्धांतवादी थे और किसी भी तरह की रियायत या शॉर्टकट को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनका इस तरह की बिना बताए हिमालयन वाइपर्स डिवीजन आना अंजलि द्वारा उठाए गए सुधारों के तूफान से सीधे टकराने जैसा था। अगली सुबह एक भारी हेलीकॉप्टर की आवाज ने आसमान को चीर दिया। डिवीजन के परेड ग्राउंड पर अंजलि समेत सभी मुख्य कमांडर एकदम सटीक लाइन में खड़े थे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम चौहान ने अपनी बाज जैसी तेज नजरों से पूरे परेड ग्राउंड का जायजा लिया। उनकी नजर जहां भी पड़ती हवा जम सी जाती। आराम से। उनका पहला शब्द नरम था, लेकिन उसमें एक सर्द ठंडक थी। उन्होंने अंजलि का सैल्यूट लिया और सीधे डिवीजन के कमांड सेंटर की ओर बढ़ गए। कोई औपचारिक स्वागत नहीं। उनका पहला शब्द आराम थे। उनका पहला शब्द ठंडक थी। कोई हालचाल नहीं। वह एक योद्धा की तरह लड़ने आए थे। डिवीजन कमांडर, मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम्हारी डिवीजन में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? जनरल चौहान के सवाल का अंजलि ने बिना रुके जवाब दिया। उन्होंने अपनी सुधारों के मूल सिद्धांतों को तर्क के साथ समझाया। पुरानी सोच को तोड़ना, लचीला कमांड स्ट्रक्चर और वास्तविक युद्ध पर आधारित ट्रेनिंग। ब्रीफिंग खत्म होने पर जनरल चौहान ठंडे तरीके से हंसे। सुन लिया। सुनने में बहुत आदर्शवादी और अच्छा लगता है, लेकिन मेजर जनरल राठौर, तुम्हारी यह लचीली सोच सेना के नियम संग्रह के किस पन्ने पर आधारित है? जिसका डर था वही हुआ। अंजलि ने शांति से जवाब दिया, नियम संग्रह में नहीं है सर, लेकिन यह युद्ध के मैदान में है। नियम संग्रह अतीत की लड़ाइयों का इतिहास है, भविष्य की लड़ाइयों की भविष्यवाणी करने वाली कोई किताब नहीं। अहंकारी बात। दशकों से हमारे पूर्वजों के खून पसीने से बनी यह व्यवस्था महज एक इतिहास की किताब है। तुम्हारी यह खतरनाक सोच हमारी सेना की नींव को हिलाने वाली देशद्रोही हरकत से कम नहीं है। जनरल चौहान की आवाज ऊंची हो गई। कमांड सेंटर का तापमान अचानक गिर गया। जिस सेना की बुनियाद मजबूत नहीं होती, वह रेत के महल की तरह होती है। जब तुम इन फैंसी रणनीतियों के खेल में लगी थीं, तब हमारे सैनिकों की बुनियादी तैयारी कितनी ढीली पड़ गई होगी, यह मैं बिना देखे बता सकता हूं। अभी इसी वक्त पूरी डिवीजन के लिए इमरजेंसी अलार्म बजाओ। 5 मिनट के अंदर सभी सैनिक CBRN केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर सुरक्षा गियर में अपने अपने बंकरों में पहुंच जाने चाहिए। मैं खुद समय देखूंगा। यह एक क्लासिक बुनियादी जांच थी। जनरल चौहान को यकीन था कि अंजलि की डिवीजन नई चीजों पर ध्यान देने के चक्कर में CBRN ड्रिल जैसी बुनियादी और प्रक्रिया आधारित ट्रेनिंग में पूरी तरह से नाकाम होगी। प्रक्रिया, नियम और समय का पालन, यह एक ऐसी ड्रिल थी जिसमें हर चीज नियम किताब के हिसाब से होनी थी। यहां अंजलि की ललचीली सोच के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक है सर, अभी इमरजेंसी अलार्म बजाया जाएगा, अंजलि ने बिना किसी घबराहट के आदेश दिया। पूरी डिवीजन में एक तीखा सायरन गूंज उठा। अचानक हुई इस स्थिति में सैनिक थोड़ा घबराए, लेकिन यह सिर्फ कुछ पलों के लिए था। पिछले कुछ हफ्तों में वे इस तरह की अचानक होने वाली ड्रिल्स के आदी हो चुके थे। उनके शरीर अपने आप हरकत में आ गए। गैस मास्क पहनना और सुरक्षा सूट पहनना पहले से कहीं ज्यादा तेज था। लेकिन एक अजीब बात थी, सैनिक सीधे बंकरों की ओर नहीं भागे। वे छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर पहले अपने अपने इलाके के जरूरी उपकरणों और सामान को सुरक्षित करने लगे।
कोई कम्युनिकेशन उपकरणों को ढंक रहा था, कोई जरूरी दस्तावेजों को वाटरप्रूफ बैग में डाल रहा था और कोई मेडिकल सप्लाई को हटा रहा था। जनरल चौहान के माथे पर गहरी शिकन आ गई। यह क्या हो रहा है? सैनिक सीधे बंकरों में क्यों नहीं जा रहे? इस चक्कर में तो सारा समय निकल जाएगा। पास खड़े कर्नल अर्जुन वर्मा ने धीरे से समझाया, सर, हमने CBRN स्थिति को सिर्फ सैनिकों के व्यक्तिगत बचाव की ड्रिल के तौर पर नहीं सिखाया है। अगर सैनिक बच भी जाएं और हमारे उपकरण और सप्लाई नष्ट हो जाएं, तो यह यूनिट की तबाही के बराबर है। इसीलिए हमने बचाव के बाद लड़ाई जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किया है और सैनिकों को पहले अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्र के सामान को सुरक्षित करने के बाद इकट्ठा होने की प्रक्रिया सिखाई है। बकवास, यह नियमों के खिलाफ है। अगर इस चक्कर में गोल्डन टाइम निकल गया तो क्या करोगे? जनरल चौहान ने गुस्से से कहा। लेकिन उनकी बात खत्म होने से पहले ही सभी सैनिकों ने अपना काम खत्म कर लिया था और अनुशासित तरीके से बंकरों में इकट्ठा हो चुके थे। कमांड सेंटर की स्क्रीन पर अंतिम समय दिखाया गया 4 मिनट 32 सेकंड। नियम किताब में दिए गए 5 मिनट के लक्ष्य से 28 सेकंड पहले। और तो और, सैनिकों ने सिर्फ बंकर पहुंचने का नहीं, बल्कि सामान सुरक्षित करने के बाद बंकर पहुंचने का ज्यादा जटिल काम करते हुए भी समय बचाया था। कमांड सेंटर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जनरल चौहान को स्क्रीन पर लिखे नंबरों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने नाकामी की उम्मीद की थी। वह प्रक्रिया को नजरअंदाज करने वाली यूनिट की अफरा तफरी और समय पर काम न कर पाने का नजारा देखना चाहते थे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा था। अंजलि की डिवीजन ने नियम किताब की प्रक्रिया का पालन नहीं किया, लेकिन नियम किताब जिस लक्ष्य को पाना चाहती थी उसे कहीं ज्यादा कुशलता और वानबी तरीके से हासिल कर लिया था। यह कैसे मुमकिन है? जनरल चौहान ने अनजाने में बुदबुदाया। अंजलि उनके पास खड़ी होकर धीरे से बोली, क्योंकि हमने सैनिकों को क्यों सिखाया है सर। उन्हें गैस मास्क क्यों पहनना है, बंकर में क्यों जाना है और जिंदा बचने के बाद हमें क्या करना है, यह उन्हें सोचने पर मजबूर किया। हमारे सैनिक सिर्फ हुक्म पर चलने वाली कठपुतलियां नहीं हैं, बल्कि स्थिति को समझकर अपना मिशन पूरा करने वाले योद्धा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम चौहान ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पहली बार अपनी दशकों की सैन्य जिंदगी की नियम और प्रक्रिया की मजबूत दीवार में एक दरार महसूस की, लेकिन वह इस दरार को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खुद को समझाया कि यह महज एक संयोग है, किस्मत अच्छी थी। वह मुड़े और अंजलि को घूर कर देखा। बुनियाद नहीं, अब असली चीज देखनी होगी। डिवीजन कमांडर, मुझे सबसे अगली LOC चौकी पर ले चलो, उसी जगह पर जहां से तुमने यह सारा तमाशा शुरू किया था। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम चौहान की आंखों में और भी ज्यादा ठंडक थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह अपनी दीवार को खतरे में डालने वाली इस नौजवान कमांडर की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। LOC की ओर जाती हुई जीप में हवा बर्फ की तरह ठंडी थी। जनरल चौहान चुपचाप बाहर के पहाड़ी नजारों को देख रहे थे और अंजलि भी कोई फालतू बात नहीं कर रही थी। दोनों के बीच एक अनकही जंग का माहौल था। आखिरकार वे उसी चौकी पर पहुंचे जहां कुछ हफ्ते पहले अंजलि का सामना हिमालयन वाइपर्स डिवीजन की कड़वी सच्चाई से हुआ था। चौकी के कमांडर और सैनिकों ने उन्हें पूरे अनुशासन के साथ सलामी दी। जनरल चौहान मन ही मन हैरान थे। कुछ ही हफ्तों में वहां पर अभी की उन्हें यूनिट का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। पहले वाली सुस्ती और लापरवाही की जगह अब एक तराशी हुई तलवार जैसी सतर्कता थी। मैं ड्यूटी पर तैनात सैनिकों से खुद मिलना चाहता हूं। जनरल चौहान ने बिना बताए बाढ़ के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद चांदनी में 2 सैनिक अपनी इंसास राइफल के साथ बिना हिले डुले पहरा देते हुए दिखे। ये वही नायक राजेश और सिपाही विक्रम थे जो अब अपनी रैंक में तरक्की पा चुके थे। जनरल चौहान ने अपने एक सहायक को इशारा किया। सहायक और कुछ लोग आम कपड़ों में झाड़ियों में हलचल करते हुए बाढ़ की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई घुसपैठिया हो। रुको, हिले तो गोली मार देंगे, हाथ ऊपर करके तुरंत वापस जाओ। सिपाही विक्रम की आवाज ने अंधेरे को चीर दिया। यह पहले वाली कांपती हुई आवाज नहीं थी। यह एक दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी आवाज थी जो दुश्मन के दिल में छेद कर दे। कौन हो? कोड वर्ड बताओ। नायक राजेश ने भी शांति से अपनी भूमिका निभाई। जब आने वाले लोग हिचकिचाए और जवाब नहीं दे पाए तो उसने तुरंत अपनी राइफल का सेफ्टी कैच बर्स्ट मोड पर डाल दिया। खट की आवाज अंधेरे में किसी भी धमकी से ज्यादा साफ सुनाई दी। पहचान बताओ। 3 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो गोली चला देंगे। 3
2। रुको, हम अपने ही लोग हैं, घबराए हुए सहायक ने चिल्लाया। लेकिन सैनिकों ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। जब तक कोड वर्ड की पुष्टि नहीं होती, सब दुश्मन हैं, तुरंत जमीन पर लेट जाओ। यह एक परफेक्ट प्रतिक्रिया थी तो नियम किताब के अनुसार, लेकिन उसमें असली स्थिति की गहरी समझ और निर्णय लेने की क्षमता झलक रही थी। दूर से यह सब देख रहे जनरल चौहान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। वह इस त्रुटिहीन प्रतिक्रिया से संतुष्ट थे, लेकिन साथ ही कुछ नाखुश भी लग रहे थे। स्थिति समाप्त होने के बाद जनरल चौहान दोनों सैनिकों के पास गए। शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन एक बात पूछनी है। यस सर। अगर वे लोग मेरी बात नहीं मानते और बाढ़ पार करने की कोशिश करते, तो क्या तुम सच में गोली चला देते? यह एक सैनिक के विश्वास को परखने वाला बहुत ही चालाक सवाल था। सिपाही विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, चला देता सर। यह किसी की जान लेने की बात है। तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होती? हिचकिचाहट में लगने वाले समय में ट्रिगर दबा देना ही मुझे, मेरे साथियों को और जिन लोगों की मैं रक्षा कर रहा हूं, उन्हें बचाने का एकमात्र तरीका है। यह मुझे सिखाया गया है। सर, मेरी 1 सेकंड की हिचकिचाहट की वजह से मैं सब कुछ नहीं खो सकता। सिपाही विक्रम के जवाब पर जनरल चौहान कुछ देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने सैनिक की आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में डर या अहंकार नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति एक भारी जिम्मेदारी और पक्का इरादा था। यह रटाई हुई शिक्षा से पैदा होने वाली नजर नहीं थी। जनरल चौहान ने मुड़कर अंजलि की ओर देखा। यह तुमने कैसे किया? कुछ ही हफ्तों में एक डरे हुए लड़के को एक योद्धा में बदल दिया। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने बस उन्हें खुद समझने का मौका दिया कि उनके हाथ में जो बंदूक है उसका वजन कितना भारी है और उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी है वह कितनी बड़ी है। हमारी सेना अब कहा गया है, इसलिए कर रहे हैं वाली सेना नहीं है। अंजलि के जवाब पर जनरल चौहान ने मजाक उड़ाया। खुद सोचने वाली सेना बहुत खतरनाक विचार है। सेना हुक्म पर जीती है और हुक्म पर मरती है। अगर हर कोई खुद फैसले लेने लगेगा तो कमांड का ढांचा ढह जाएगा और संगठन बिखर जाएगा। तुम एक सेना नहीं, बल्कि एक अनियंत्रित भीड़ बना रही हो। वह और ज्यादा देर वहां नहीं रुकना चाहते थे। वह उस जगह से निकल जाना चाहते थे जहां उनका विश्वास लगातार हिल रहा था। उन्हें सबसे पक्के तरीके से यह साबित करना था कि अंजलि का तरीका गलत है। हेडक्वार्टर वापस चलो, जाकर देखना होगा कि तुम्हारी यह खुद सोचने वाली सेना कितनी काबिल है। हेडक्वार्टर लौटकर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम चौहान ने एक बम फोड़ा। अब से 1 घंटे बाद डिवीजन की आर्टिलरी समेत सभी लड़ाकू यूनिट्स के साथ एक लाइव फायरिंग अभ्यास होगा। लक्ष्य मैं तय करूंगा। मैं पैदल सेना, बख्तरबंद वाहनों और तोपखाने के बीच तालमेल की क्षमता को खुद देखूंगा। आसपास के सभी स्टाफ अफसरों के चेहरे सफेद पड़ गए। बिना किसी तैयारी के लाइव फायरिंग अभ्यास, वह भी अलग अलग यूनिट्स के बीच तालमेल को परखने वाला एक मुश्किल अभ्यास, और तैयारी के लिए सिर्फ 1 घंटा। यह शारीरिक रूप से लगभग नामुमकिन आदेश था। यह कोई परीक्षा नहीं थी, यह एक साजिश थी। जनरल चौहान चाहते थे कि अंजलि की यूनिट इस नामुमकिन काम के सामने बुरी तरह से नाकाम हो, ताकि वह यह साबित कर सकें कि उनका विश्वास सही था। सर, कम से कम सुरक्षा जांच और तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। 1 घंटा बहुत। कर्नल अर्जुन वर्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने सीधे जनरल चौहान की आंखों में देखा और उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है सर, 1 घंटे बाद हम साबित कर देंगे कि हिमालयन वाइपर्स डिवीजन सबसे मजबूत क्यों है। उनकी आवाज में जरा भी घबराहट नहीं थी, लेकिन उनके पीछे खड़े सभी कमांडरों को एहसास हो गया था कि उनकी सैन्य जिंदगी का सबसे बड़ा संकट आ चुका है। बारूद की गंध से भरे एक विशाल परीक्षा के मैदान में एक पुरानी आस्था और एक नया विश्वास आमने सामने टकराने वाले थे। अल्फा ट्रेनिंग रेंज कुछ ही पलों में एक असली युद्ध के मैदान की तरह तनाव से भर गया। 1 घंटे के बेहद कम समय में सभी यूनिट्स ने अनुशासित तरीके से काम करना शुरू कर दिया। यह वह पल था जब अंजलि द्वारा बनाए गए नए कमांड सिस्टम की असली परीक्षा हो रही थी। जटिल कागजी रिपोर्टिंग और मंजूरी की प्रक्रियाओं को छोड़ दिया गया। सभी कमांडर पहले से तय आपातकालीन प्रोटोकॉल के अनुसार स्वतंत्र रूप से फैसले ले रहे थे और काम कर रहे थे। जानकारी रियल टाइम में साझा हो रही थी और फैसले मौके पर ही लिए जा रहे थे।
लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम चौहान एक ऊंची जगह से यह सब ठंडी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में अभी भी शक और अविश्वास था। उनके हिसाब से यह अफरा तफरी जल्द ही एक भयानक गलती और नाकामी में बदलने वाली थी। अभ्यास शुरू होने में 5 मिनट। कंट्रोलर की आवाज स्पीकर से गूंजी। अंजलि हेडसेट पहने कमांड सीट पर बैठी थीं। उनकी नजरें सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर थीं, जहां लक्ष्य और सभी यूनिट्स की लोकेशन दिख रही थी। फायरिंग का लक्ष्य 7 किलोमीटर दूर दुश्मन की बख्तरबंद टुकड़ी का जमावड़ा। कोऑर्डिनेट्स डेल्टा इको 754। समय सीमा 10 मिनट। पैदल सेना बख्तरबंद वाहनों और तोपखाने की मिलीजुली ताकत से लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दो। अभ्यास शुरू। जनरल चौहान ने खुद माइक पकड़कर आदेश दिया। शुरुआत ही बेहद मुश्किल थी। 7 किलोमीटर दूर एक काल्पनिक लक्ष्य को 3 अलग अलग तरह की यूनिट्स को मिलकर 10 मिनट में तबाह करना था। लेफ्टिनेंट जोशी, रिपोर्ट करो। कमान संभाल रहे कर्नल अर्जुन वर्मा की आवाज रेडियो पर गूंजी। सबसे आगे घुसे हुए लेफ्टिनेंट समीर जोशी की टीम से तुरंत रिपोर्ट आई। लक्ष्य पर दुश्मन के 12 टैंक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां। मौसम साफ, फायरिंग संभव। बहुत बढ़िया। तोपखाना पहले राउंड के लिए तैयार। कर्नल वर्मा के आदेश पर के 9 वज्र तोपों ने अपनी नालें घुमाई, लेकिन तभी जनरल चौहान के एक सहायक ने कंट्रोल रूम में एक नई स्थिति पैदा कर दी। आपात स्थिति। हमारी तोपखाने की पोजीशन के सामने दुश्मन की स्पेशल फोर्स देखी गई। तोपखाना खतरे में। यह जनरल चौहान का बनाया हुआ सबसे बुरा सिनेरियो था। तोपखाने को दुश्मन की बख्तरबंद टुकड़ी पर हमला करने के लिए एक जगह स्थिर रहना था, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी ओर बढ़ते खतरे से खुद को बचाना भी था। नियम किताब के अनुसार तोपखाने को तुरंत फायरिंग रोककर अपनी सुरक्षा में लग जाना चाहिए था। दोनों ही सूरतों में 10 मिनट में लक्ष्य को भेदना नामुमकिन हो जाता। जनरल चौहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अब क्या करोगी अंजलि राठौर? तभी रेडियो पर अंजलि की नहीं बल्कि कर्नल अर्जुन वर्मा की आवाज आई। 3री बटालियन। यस सर, यह काम तुम्हारे हवाले। तोपखाने की ओर बढ़ रहे दुश्मन को तुरंत खत्म करो और तोपखाने को सुरक्षित माहौल दो। कर सकते हो? चिंता मत कीजिए सर, हम पर छोड़ दीजिए। पास में मौजूद पैदल सेना की 3री बटालियन तुरंत हरकत में आई और तोपखाने के आगे एक सुरक्षा घेरा बना लिया। उसी समय रिजर्व में रखे के एक टैंक गरजते हुए तोपखाने के किनारों पर पहुंच गए। पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों ने खुद फैसला लेकर तोपखाने के लिए एक जीती जागती ढाल बना दी। तोपखाना, फायरिंग की तैयारी जारी रखो। बाकी किसी चीज की परवाह मत करो, तुम बस अपने सामने के लक्ष्य पर ध्यान दो। यह थी अंजलि की बनाई हुई सेना। एक ऐसी सेना नहीं जिसका हर फैसला एक कमांडर के दिमाग से निकलता हो, बल्कि एक जीव की तरह काम करने वाली सेना, जहां हर यूनिट एक दूसरे की ढाल और तलवार बनती थी। एक ऐसी सेना जो ऊपर से आदेश का इंतजार नहीं करती, बल्कि मैदान की स्थिति को खुद समझकर अपने साथियों के लिए खुद को दांव पर लगा देती थी। फसायर। आखिरकार कर्नल वर्मा का आदेश गूंजा। धड़ाम। जमीन हिला देने वाली आवाज के साथ दर्जनों 155 के गोले आसमान में उड़ गए। गोलों ने ठीक लक्ष्य पर आग के विशाल स्तंभ बना दिए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। लेफ्टिनेंट जोशी, निशाना सुधारो। लक्ष्य के केंद्र से 50 मीटर दाएं, 100 मीटर नीचे। असर बहुत अच्छा है और फायरिंग की जरूरत। लेफ्टिनेंट समीर जोशी के सटीक मार्गदर्शन में दूसरा और तीसरा हमला किया गया। उसी समय आगे तैनात के एक टैंकों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन के बचे खुचे लक्ष्यों पर सीधा निशाना लगाना शुरू कर दिया। तोपखाना बड़े इलाके को तबाह कर रहा था और टैंक बचे हुए दुश्मनों का शिकार कर रहे थे। यह एक परफेक्ट टीम वर्क था। यह बड़े कोए तोपखाना की तरफ से और उन्हें बड़े कांता की वजह रहा है। ऊपर से यह सब देख रहे लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम चौहान का चेहरा पूरी तरह से सख्त हो चुका था। अफरा तफरी, गलती, नाकामी। उन्होंने जो भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी आंखों के सामने अलग अलग यूनिट्स एक संगीत की तरह परफेक्ट तालमेल में लक्ष्य को नष्ट कर रही थीं। आखिरकार आखिरी गोला लक्ष्य पर गिरा और अभ्यास खत्म होने का बजर बज उठा। अंतिम नतीजा स्क्रीन पर आया। लगा समय 9 मिनट 17 सेकंड। लक्ष्य भेदने की दर 98। 7 एक शानदार सफलता।
वह भी उन परिस्थितियों में जिन्हें नामुमकिन माना जा रहा था। कंट्रोल रूम में कुछ देर सन्नाटा रहा। इस सन्नाटे को जनरल चौहान ने तोड़ा। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी टोपी उतारी। उनका जीवन भर का विश्वास और गौरव उस विनाशकारी आग में जलकर राख हो गया था। उन्हें मानना पड़ा कि वह गलत थे और जिस नौजवान महिला कमांडर से वह इतनी नफरत करते थे वह सही थी। वह धीरे धीरे अंजलि के पास गए और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मेजर जनरल, तुमने जो यह बनाया है यह एक सेना है या सिर्फ अच्छी तरह से प्रशिक्षित भेड़ियों का झुंड असली दुश्मन के सामने? क्या तुम इन भेड़ियों को पूरी तरह से काबू में रख पाओगी? लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने और कुछ नहीं कहा और मुड़कर चले गए। उनका दिमाग उलझन में था कि वह अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे। हिमालयन वाइपर्स डिवीजन सेना के नियमों का पालन नहीं करती, लेकिन वे किसी भी दूसरी यूनिट से ज्यादा मजबूत हैं। क्या वह यह विरोधाभासी वाक्य लिख पाएंगे? उनके जाने के बाद अंजलि अकेली धूल उड़ते ट्रेनिंग रेंज को देखती रहीं। वह जीत गई थी, लेकिन जनरल चौहान का आखिरी सवाल उनके कानों में भारी पड़ रहा था। क्या तुम उन्हें काबू में रख पाओगी? उनका सुधार अभी तो बस शुरू हुआ था और उन्होंने जिस विशाल शक्ति को जगाया था, क्या वह उसे सही दिशा में ले जा पाएंगी? यह सिर्फ उन पर निर्भर था। असली जंग शायद बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद से थी। दूर उत्तर की पहाड़ियां उस दिन कुछ ज्यादा ही साफ दिख रही थीं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के जाने के बाद ट्रेनिंग रेंज पर सन्नाटा छा गया। बारूद की गंध धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उनका आखिरी सवाल अंजलि के दिमाग में एक गहरे निशान की तरह बस गया था। भेड़ियों के झुंड को काबू कर पाओगी? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उस शक्ति के स्वभाव और उसे चलाने वाले कमांडर की अनंत जिम्मेदारी पर एक मौलिक प्रश्न था। कुछ दिन बीत गए। हिमालयन वाइपर्स डिवीजन ऊपर से शांत हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर बदलाव की एक शक्तिशाली लहर उठ रही थी। सैनिक अब चुपचाप आदेश का इंतजार नहीं करते थे। वे ट्रेनिंग के बाद भी समूहों में बैठकर रणनीति पर चर्चा करते और अफसर रैंक की परवाह किए बिना बेहतर तरीकों के लिए बहस करते। यूनिट एक जीवित प्राणी की तरह खुद सोचने और विकसित होने लगी थी। यही तो अंजलि का सपना था, लेकिन वह चिंतित थी। क्या वह इस विशाल ऊर्जा को सही दिशा में ले जा पाएंगी? क्या वे अपनी ताकत के नशे में अहंकारी तो नहीं हो जाएंगे? वह हर रात अपने ऑफिस में शहीद हुए साथी की पुरानी तस्वीर को देखकर खुद से यही सवाल करती। फिर एक सुबह आर्मी हेडक्वार्टर से एक संदेश आया। यह लेफ्टिनेंट जनरल चौहान की निरीक्षण रिपोर्ट पर अंतिम फैसला था। कर्नल अर्जुन वर्मा समेत सभी स्टाफ अफसर तनाव में उनके ऑफिस में इकट्ठा हुए। यह उनके भाग्य के फैसले का समय था। अंजलि ने शांति से संदेश पढ़ा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक लंबी खामोशी के बाद वह बोली, आर्मी हेडक्वार्टर ने हमारी 15वीं डिवीजन को भविष्य की युद्ध नीति के लिए एक प्रायोगिक यूनिट के रूप में नामित किया है। हमें मौजूदा नियमों से हटकर अपनी खुद की ट्रेनिंग और संचालन की आंशिक स्वतंत्रता दी गई है और इसके परिणामों की लगातार रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। ऑफिस में मौजूद सभी की सांसें थम गईं। न कोई डांट थी, न कोई सजा, लेकिन यह पूरी तरह से विश्वास भी नहीं था, परीक्षा। यह था हेडक्वार्टर का फैसला। उन्होंने पुरानी दीवार को तो नहीं तोड़ा, लेकिन दीवार के पार एक नया रास्ता बनाने की इजाजत दे दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने अपने विश्वास को तोड़ने के बजाय अंजलि की चुनौती को पूरी सेना के लिए एक विशाल प्रयोग में बदल दिया था। कर्नल अर्जुन वर्मा ने उत्साहित होकर कहा, मैम, हम कामयाब हो गए। अंजलि ने सिर हिलाया। नहीं कर्नल, असली शुरुआत तो अब हुई है। वह अपनी कुर्सी से उठी और खिड़की के बाहर देखने लगी। अंधेरा छंट रहा था और सुबह की पहली किरणें परेड ग्राउंड पर पड़ रही थीं। सभी कमांडरों और हर यूनिट के प्रतिनिधि सैनिकों को परेड ग्राउंड पर इकट्ठा करो, मुझे उनसे कुछ कहना है। 1 घंटे बाद हिमालयन वाइपर्स डिवीजन के मुख्य लोग परेड ग्राउंड पर लाइन में खड़े थे। उनके चेहरों पर उम्मीद और चिंता दोनों थी। अंजलि मंच पर चढ़ी। कोई माइक नहीं था। वह अपनी आवाज से सीधे वहां मौजूद हर किसी के दिल से बात करना चाहती थी। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में हमने बहुत कुछ झेला है। शर्म और गुस्से से शुरुआत करके हमने शारीरिक सीमाओं और हार के दर्द का सामना किया और आखिरकार हमने खुद को सही साबित किया। उन्होंने रुककर परेड ग्राउंड पर नजर दौड़ाई। कुछ समय पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि हमने जो यह यूनिट बनाई है, यह एक सेना है या सिर्फ अच्छी तरह से प्रशिक्षित भेड़ियों का झुंड।
सैनिकों के बीच एक धीमी फुसफुसाहट हुई। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहती हूं। हाँ, हम भेड़ियों का झुंड हैं। अंजलि की आवाज में एक ताकत थी। हम अकेले नहीं लड़ते, हम साथियों की पीठ पर भरोसा करते हैं और साथियों के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं। हम दुश्मन की सांसें सुनते हैं, हवा की गंध को महसूस करते हैं और सबसे कमजोर जगह पर हमला करते हैं। हम भूखे हैं, जंगली हैं और डरना नहीं जानते। उनकी बातों से सैनिकों की आंखें जलने लगी थीं। लेकिन अंजलि की आवाज ने पूरे परेड ग्राउंड को शांत कर दिया। हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शिकार करने वाले जानवर नहीं हैं। हम इस जमीन, अपने प्रियजनों और अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ने वाले रक्षक हैं। हम दुश्मन के लिए खौफ हैं, लेकिन अपने देशवासियों के लिए सबसे मजबूत ढाल और दीवार हैं। यही वजह है कि हम दूसरे जानवरों से अलग हैं और यही वजह है कि हमें सैनिक कहा जाता है। उन्होंने अपनी छाती से हिमालयन वाइपर्स डिवीजन का प्रतीक चिन्ह निकाला और उसे ऊंचा उठाया। 7 सितारे सुबह की धूप में चमक रहे थे। अपने माथे पर लगे इन 7 सितारों को याद रखना। ये सितारे रास्ता भटके लोगों के लिए दिशा हैं और अंधेरे के रखवालों की आंखें हैं। हम अब सिर्फ आदेश पर चलने वाली मशीनें नहीं हैं। हम खुद सोचने, खुद फैसला करने और सही गलत पर विचार करने वाले जीवित सितारे हैं। और जब ये सितारे एक साथ मिलेंगे तो हम घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाने वाले सबसे चमकीले सप्तर्षि बनेंगे। उन्होंने प्रतीक चिन्ह को वापस अपनी छाती पर लगा लिया। आज से हिमालयन वाइपर्स डिवीजन का नारा यह होगा, जब मैं कहूंगी सोचकर तो तुम कहोगे समझकर, और फिर हम सब मिलकर कहेंगे जीतेंगे। यही हमारा नया गीत है और यही हमारा रास्ता है, समझे? यस मैम, एक गरजती हुई आवाज गूंजी। अंजलि ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, सोचकर, समझकर, जीतेंगे। यह नारा कश्मीर के सुबह के आसमान में गूंज गया और ऐसा लगा जैसे यह नियंत्रण रेखा के पार तक पहुंच गया हो। यह एक पुराने युग के अंत और एक नए युग के आगाज की घोषणा थी। उस रात अंजलि एक बार फिर एलओसी की बाड़ पर गईं। इस बार आम कपड़ों में नहीं, बल्कि अपनी वर्दी में। उन्होंने रात की ड्यूटी पर तैनात एक नौजवान सैनिक से बात की। वह एक जाना पहचाना चेहरा था, सिपाही विक्रम। बहुत मेहनत कर रहे हो सिपाही विक्रम। जय हिंद मैम। सिपाही विक्रम चौंका, लेकिन पहले की तरह डरा नहीं। उसके सैल्यूट में अनुशासन के साथ साथ आत्मविश्वास भी था। डर नहीं लगता? इस घने अंधेरे में अकेले खड़े होकर अंजलि ने धीरे से पूछा। सिपाही विक्रम ने कुछ देर बाढ़ के पार अंधेरे को देखा, फिर मुड़कर अंजलि को देखकर जवाब दिया। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। नहीं लगता मैम। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे बगल में मेरा साथी है और मेरी पीठ के पीछे वे लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। और मैम, आपने हमें जो सोचने की ताकत दी है, वह हमें अंधेरे में भी रास्ता देखने में मदद करती है। अंजलि चुपचाप मुस्कुराई। उन्होंने आखिर में वही सवाल पूछा जिससे यह सारी कहानी शुरू हुई थी, लेकिन अब उसका मतलब पूरी तरह से बदल चुका था। अभी तुम किस चीज की रक्षा कर रहे हो? सिपाही विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। मैं इस बाढ़ के पार की शांति की और इस बाढ़ के अंदर चैन की नींद सो रहे अपने परिवार और देशवासियों की रक्षा कर रहा हूं मैम। और मैं खुद सोचने और साथ मिलकर जीतने वाले हिमालयन वाइपर्स डिवीजन के एक गौरवान्वित सैनिक के सम्मान की रक्षा कर रहा हूं। अंजलि ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिपाही विक्रम का कंधा थपथपाया और चुपचाप बाढ़ के साथ साथ चलने लगी। दूर पूरब का आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा था। भारत के सबसे उत्तरी छोर की रक्षा करने वाली फौलादी सेना हिमालयन वाइपर्स डिवीजन की लंबी और अंधेरी रात बीत चुकी थी और एक शानदार सुबह हो रही थी। उस सुबह के केंद्र में वह खड़ी थीं,